स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। देखिए अभी अभी यहाँ पर आरआरसी एनसीआर की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जो कि डीवी डेट को लेकर के है। यानी कि डीवी के जो शेड्यूल है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है और बता दिया गया है कि किस डेट से डीवी यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी हम कल ही यहाँ पर गए थे आरआरसी ऑफिस में जो कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ है यहाँ प्रयागराज में। और वहाँ हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। वेबसाइट में हैकिंग की प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पा रहा था, तो बस अपलोडिंग की थोड़ी सी दिक्कत थी। और फिलहाल आज इन्होंने अपलोड कर दिया है और वेबसाइट भी अब ठीक ढंग से चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन्होंने यहाँ पर नोटिफिकेशन जो जारी किया है इसमें काफ़ी ज़रूरी सूचना है जो कि आपको देखना चाहिए। डीवी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। आपको पता है कि 13 फरवरी से ही यहाँ पे डीवी की प्रक्रिया को शुरू करा जा रहा है। तो ऐसे में आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। तो जो भी ज़रूरी सूचना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ये इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, कितने उनकी फ़ोटोकॉपी ले जानी होगी, कितने आपको फ़ोटोग्राफ्स ले जाने होंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, एफिडेविट बनवाना है, क्या सारी डिटेल्स जो है इसमें सब कुछ दिया गया है। अभी मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा ताकि जो भी प्रॉब्लम हो अगर किसी तरह का आपको, तो आप उसे समय से पहले सही करा सकें। तो इस तरीके से वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो भी अपडेट होगी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चलते हैं वेबसाइट पर जहाँ पर इसको पब्लिश किया गया है। तो देखिए ये है आरआरसी प्रयागराज की मेन वेबसाइट और यहाँ पर जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये आज के डेट में CN 2019 नोटिस करके आएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैंने और नोटिस की, वो आप देख सकते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ी है लेकिन मैंने इसको चेक कर लिया है। यहाँ पर कोई बस लिखने में गड़बड़ी है। देखिए यहाँ पे 2 फरवरी को लिखा है ना, लिस्ट ऑफ नॉन क्वालिफाइड फीमेल। यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ नॉन क्वालिफाइड फीमेल। और 31 जनवरी को जिस दिन मेरा खुद का पीईटी था उस दिन भी लिखा गया लिस्ट ऑफ नॉन क्वालिफाइड फीमेल, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड फीमेल कैंडिडेट। हालांकि मैंने इसे चेक करा है, अपने रोल नंबर से मैंने इसको मैच किया है, तो इसमें लिस्ट में जो नंबर्स हैं वो हमारे ही हैं जो उस दिन स्टूडेंट प्रेजेंट हुए थे। बस ये लिखने में इन्होंने गलती की है। हालांकि अगर नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो चीजें सही लिखी गई है। लिस्ट ऑफ नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट, फीमेल नहीं लिखा गया है। तो अब मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है शायद इन्होंने यहाँ पे दोबारा से गड़बड़ी कर दी है क्या, लेकिन मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। फिलहाल यहाँ पे जो नोटिस है उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको एक पेज डाउनलोड हो जाएगा और आप इस तरीके से इसे देख पाएंगे। तो ये जो है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज की तरफ से इसे पब्लिश किया गया है। और आपको बता दूं कि इनका एड्रेस ये है और इसे इसी एड्रेस पे आपको पहुंचना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं, उससे आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही आराम से समझिएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले बात है वो बता दी गई है जब इन्होंने रिजल्ट दिया था 22 दिसंबर को, और उसके बाद जो ही प्रक्रियाएं चली थी। 13,202 छात्र थे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हुए थे। उसके बाद 16 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक डीएसए ग्राउंड प्रयागराज में ये रनिंग जो था वो आपका हुआ था, जैसा कि आपको सब पता है। चलिए तो अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या आरआरसी 1/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन हेतु पीईटी क्वालिफाइड मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेजन सत्यापन एवं चिकित्सक परीक्षण 13 फरवरी 2022 से रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। देखिए प्लेस डिसाइड कर दिया गया है। कल मैं गया था, वहां मैंने पूछा था कि कहाँ पर होगा, तो उन्होंने भी बताया था रेल भर्ती प्रकोष्ठ जो कि ऑलरेडी प्रयागराज में है, वहां पर ये कराएंगे। 13 फरवरी से शुरू होगा। अब इसका एग्जैक्ट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू रोल नंबर्स वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही आता है आपको इन्फॉर्म करूंगा। मे बी आज शाम तक, और 1-2 घंटे का टाइम है उसमें दे दें, या फिर कल तो ये पक्का ही दे देंगे क्योंकि आज है 10 फरवरी और सिर्फ 2 दिन का टाइम है, यानी 13 से तो शुरू ही है। तो ऐसे में इन्हें जारी करना होगा। अब यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी दस्तावेजन सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण हेतु ई कॉल लेटर रेल भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार से हैं या फिर दूसरे राज्यों से हैं और जो प्रयागराज के लिए डाले थे। अब ऐसे में सिर्फ 2 दिन बाद ही जिनका पेपर है, जिनका ये डीवी होगा, कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत होगी आने जाने में। ट्रेन के टिकट मिलती नहीं है जल्दी, काफी ज्यादा भीड़ होता है आज के टाइम पर भी ट्रेनों में, तो ऐसी समस्या आएगी। हालांकि ये चीज मैंने नोटिस में देखा है, आपको मैं बता दूं ब्रीफली, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन है ना वो 7 फरवरी का है।
इन्होंने पब्लिश नहीं कर पाए थे। मेरे ख्याल से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 7 फरवरी को ही ये नोटिस आने वाला था, लेकिन वेबसाइट हैकिंग की वजह से ये नहीं आया था। तो आज आ रहा है 10, यानी कि पूरे 3 दिन बाद। तो मे बी ये इसी वजह से ये डिले हो चुका है। हालांकि अब जब आ ही गया है तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना ही पड़ेगा, और अच्छी बात है कि जल्दी से हो जाए, आप सभी की जो भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं आप इसके लिए प्रिपेयर्ड तो पहले से ही होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही पता ही था। अगर नहीं पता था तो डेफिनेटली 2 से 3 दिन का समय है, कृपया कर शीघ्र करें और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनको बनवा लें। ठीक है, अब देखिए आगे जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी लिंक दिया नहीं गया है, जैसे ही लिंक आता है वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया दस्तावेज एवं अभ्यर्थन सत्यापन हेतु बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वह ई बुलावा पत्र में उल्लिखित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सत्यापन हेतु निम्न दस्तावेजों एवं प्रत्येक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित छाया प्रति की 2 सेट। स्व प्रमाणित का मतलब होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी कराइए 2, और वहां पर आपका नीचे सिग्नेचर होगा, उसे कहते हैं स्व प्रमाणित करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 फोटोकॉपी ले जाएंगे और उस पर खुद का सिग्नेचर करेंगे। आगे लिखा है जन्म तिथि और मैट्रिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक, हाई स्कूल प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र दिया जाना है। आवेदन में दिए गए उम्मीदवार के नाम और पिता या मां के नाम का सत्यापन इस प्रमाण में दिए गए नाम से किया जाएगा। तो देखिए, आप जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाइए या जन्म तिथि प्रमाण पत्र लेकर जाइए, कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि दिया हो और साथ में आपका नाम, इसके अलावा आपके पिता या माता का नाम, किसी भी एक का नाम होने से भी चलेगा। ठीक है, आगे लिखा गया है एनसीवीटी, एनटीसी, एनएससी, एससीवीटी यथा लागू। तो जो भी सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उन कैंडिडेट का एनसीवीटी वगैरह आप लोगों ने डाला था, जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं एनसीवीटी वगैरह डाला था, तो वो आपको लेकर के जाना है सर्टिफिकेट। इसके अलावा अनुलग्न 1 के अनुसार फॉर्मेट में अजा व अजजा प्रमाण पत्र यानी ओबीसी प्रमाण पत्र, ठीक है, अन्य जनजाति है ना, अन्य जनजाति जो होती है ओबीसी, उनका प्रमाण पत्र आपको अनुलग्न 1 के अनुसार फॉर्मेट में लेकर के जाना होगा। इसके अलावा अनुलग्न 2 के अनुसार दिए गए फॉर्मेट में अति पिछड़ा वर्ग या गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना होगा। जो ओबीसी कैटेगरीज में अति पिछड़ा वर्ग जो गैर क्रीमी लेयर होते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, उसको अनुलग्न 2 के अनुसार आपको बनवा करके ले जाना होगा। अनुलग्न 3 के अनुसार, हालांकि इन सभी चीजों के लिए अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप करवा लो अगर आपने नहीं करवाया है तो। अनुलग्न 3 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा गैर क्रीमी लेयर की घोषणा प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना है। अनुलग्न 3 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण पत्र। देखिए, जो कैंडिडेट ईबीसी के लिए अप्लाई किए थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिन्होंने 500 की जगह पे 250 की फीस जमा की थी, उन्हें आय प्रमाण पत्र बनवा करके ले जाना है। ठीक है, वो आपने ऑलरेडी बनवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवा मुक्त करने का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, जो कि डिस्चार्ज बुक होता है आपका, जो भूतपूर्व सैनिक है उनका होता है, तो इसे आपको ले जाना होगा। आधार कार्ड के दोनों तरफ की फोटोकॉपी है ना, अपने आधार कार्ड की जो बैक साइड और फ्रंट साइड होता है उन दोनों की फोटोकॉपी करा लीजिएगा, एक ही पेज पे दोनों होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अनुलग्न 5 ख 5 ग यथा लागू के अनुसार दिव्यांगों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जो भी पीडब्ल्यूबीडी की कैंडिडेट है, हालांकि देखिए अभी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी, पहले पीडब्ल्यूबीडी और सीसीए वाले कैंडिडेट का यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूबीडी के, उनके अंदर जो भी दिव्यांगता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र बना करके ले जाना होगा। आगे देखिए, सेवारत कर्मचारियों के लिए नियुक्ति की तिथि से एनओसी अनाप्ति प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। अब जो भी आप लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी संस्थान में कर्मचारी हैं, तो ऐसे सेवारत कर्मचारियों को अपना एनओसी सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए सेवा मुक्त करने की संभावित तिथि के साथ अनाप्ति प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना होगा। जो सेवारत रक्षा कर्मचारी हैं, आर्मी डिफेंस वगैरह में हैं, उनको अनाप्ति प्रमाण पत्र उनको साथ में ले जाना होगा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है अनुलग्न 4 के अनुसार गैर दलित स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा,
यानी कि जो जिस जिस छात्रों ने अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त उन्होंने अपने को अल्पसंख्यक बताया था, तो उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का घोषणा पत्र लेकर के जाना होगा। पैरा 1.7 के अनुसार नाम में औपचारिक बदलाव के मामले में सरकारी अधिसूचना या कोई कानूनी दस्तावेज, अगर आपके नाम में किसी भी तरह का कोई बदलाव हुआ है तो उसके लिए आपको पैरा 1.7 में जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अनुसार आपको एक एफिडेविट वगैरह बना करके ले जाना होगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया है एसबीआई शाखा में चालान द्वारा भुगतान करने के मामले में भुगतान की रसीद या कंप्यूटरकृत डाकघर की पे इन स्लिप ले जाना होगा। तो जो भी साथी चालान के माध्यम से आपने फीस पेमेंट किया था, जब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा था, तो आपको उस टाइम पर रखी गई जो स्लिप थी वो आपको यहाँ पे ले जाना होगा। देखिए यही प्रॉब्लम होती है, काफी समय बीत चुका है, 3 से 4 साल का समय हो चुका है, ऐसे में वो स्लिप अगर आपके खो गई है तो समस्या हो सकती है। तो आपको वो स्लिप जो कि आपने चालान के समय पे भुगतान किया था वो आपको ले जाना होगा। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्व प्रमाण पत्र ले जाना है। जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो छात्र जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं उन्हें वहां का प्रमाण पत्र ले जाना और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। सक्षम न्यायालय से तलाक, कानूनी वियोजन का आदेश यथा लागू और शपथ पत्र की उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है, तो देखिए कोई भी तलाकशुदा है ना, ऐसे कोई भी मामला है तो उसके लिए भी आपको प्रमाण पत्र ले जाना होगा। विधवा उम्मीदवार के मामले में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के उम्मीदवार से पुनर्विवाह नहीं किया है ना, तो जो विधवा उम्मीदवार हैं उन्हें अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ले जाना होगा, और उन्होंने अभी तक दोबारा शादी नहीं की है, पुनर्विवाह नहीं किया है, उसका भी एक शपथ पत्र उन्हें देना होगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के प्रति आवेदन करता है तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण लाभ प्रदान किए जाएंगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिक को सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर आने संबंधी नियोक्ताओं के सम्मुख इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत किए गए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुल मिलाकर के जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए एक आपको घोषणा देना होगा, वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पर भी एनओसी प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा। जिस भी आप संस्थान में काम कर रहे हैं वहां से आपको एनओसी बनवा करके ये इसी तरीके से ले जाना होगा। आगे यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए है यहाँ पर, कि पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ आपको ले जाने होंगे। देखिए अब आप फोटोग्राफ हो सके तो नया बनवा लीजिए, और ये कम से कम 30 से 40 फोटोग्राफ आप बनवा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारा काम आने वाला है और सब जगह अगर आप अलग अलग फोटो देंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। इससे अच्छा यह है कि अभी नया लेटेस्ट फोटो बना लीजिए आप अपना पासपोर्ट साइज का, जिसमें 30 से 40 फोटो हो, क्योंकि आगे बहुत सारे जगहों पर आपको डीवी के टाइम पे, उसके बाद जब आपका मेडिकल होगा, उसके बाद जब ज्वाइनिंग वगैरह प्रक्रियाएं चलने लगेंगी तो काफी बार आपसे फोटोग्राफ्स मांगे जाएंगे, तो इस वजह से आप एक तरह के फोटो देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आप नया फोटो जरूर बनवा लीजिए। आगे देखिए, मूल आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड प्रति, अब ये जो चीज है मूल आवेदन पत्र की प्रिंटेड प्रति आपको ले जानी है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था और उस टाइम पे उनके पास था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए समस्या होगी। अगर आपने सेव नहीं किया था तो भी आपके लिए दिक्कत है, तो कोशिश करिए कि अगर मिल जाए तो उसके आवेदन पत्र की एक प्रिंटेड कॉपी बनवा लीजिए और उसे जरूर आप लेकर के जाइएगा। सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा के ई कॉल लेटर का नीचे का भाग, अब जब आप एग्जाम दे रहे थे, सीबीटी आपका हुआ था, उस टाइम पे आपका एडमिट कार्ड का जो बड़ा सा भाग होता है उसमें से आधा वो ले लेते हैं और आधा आपको दे देते हैं, तो ये वाला जो आधा आपको दिया गया था उसे आपको ले जाना होगा। इसके बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा पीटी का बुलावा पत्र का नीचे का भाग, पीटी के टाइम पे भी आपने देखा था कि आपका नीचे वाला भाग जो है आधा आपको दे दिया गया था, तो उसे भी आपको ले जाना होगा। ये सारी चीजें इसलिए मांगी जाती है कि आपकी वैलिडिटी पता की जा सके कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं या नहीं है, तो जरूर आप इन चीजों को, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें और इसे मांगा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो बातें उम्मीदवारी निरस्त करने की है वो ये है कि जो व्यक्ति अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएगा उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कोई आपका डॉक्यूमेंट है और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी, बस आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी फॉर्मेट तो बाद में भी बन सकता है, क्योंकि अभी समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। अगर आप बनवा सकते हैं तो डेफिनेटली बनवा लीजिए, अगर नहीं बनवा पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको
फॉर्मेट बनाने के समय भले ही मिल सकता है, लेकिन इस पे अभी बहुत ज़्यादा आप बिलीव नहीं करेंगे। आप ज़रूर कोशिश करिएगा कि जिस फॉर्मेट में यहाँ पर दिए गए हैं सभी प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए, मेनली जो कैटेगरीज वाइज प्रमाण पत्र होते हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, ओबीसी का हो या फिर एससी एसटी का है, वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे बनवा करके रखने हैं इसी फॉर्मेट में। आगे देखिए, आगे लिखा गया दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण हेतु रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज द्वारा आवंटित उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, झांसी में स्थित चिकित्सालयों में से किसी एक में रिपोर्ट करना होगा। तो देखिए, कल के ही वीडियो मैंने पूछा था कि जो मेडिकल होगा वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो उन्होंने कंफर्मली कुछ बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका मेडिकल होगा वो इन 4 जगहों में से किसी एक जगह पे हो सकता है, चाहे वो इलाहाबाद, कानपुर, आगरा या फिर झांसी। अभ्यर्थी को 1 से अधिक दिन तक रुकना पड़ सकता है, अतः इन्हें इसके लिए विधिवत तैयार होकर के जाना चाहिए। इसके लिए कोई भी भत्ता अदा नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली आपको पता है कि मेडिकल में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगता है, 5 दिन भी लग सकता है। ऐसे में जिस भी प्लेस पे आपको मिलता है उस जगह पर आपको 4 से 5 दिन के रुकने की व्यवस्था करके जानी होगी। इसके लिए आपको कोई भत्ता भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उन्हें रहने खाने व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तिथि समय एवं स्थान में परिवर्तन हेतु किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस जगह पे आपको मेडिकल के लिए बता दिया गया है, आपको उसी जगह पे जा करके अपना मेडिकल कराना होगा। आगे देखिए, लिखा गया उल्लेखनीय है कि दस्तावेज सत्यापन मात्र चयन प्रक्रिया में एक चरण है। दस्तावेज के सत्यापन हेतु मात्र बुलाया जाना यह संकेत नहीं करता कि उसका नाम अंतिम मेरिट लिस्ट में सूची में होगा। तो देखिए, ये सारी चीजें तो लिखी जाती हैं, है ना, कि आपका जो है दस्तावेज में बुलाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फाइनल ज्वाइनिंग हो गई है। फाइनल ज्वाइनिंग तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता और आप जा करके वहां पे ज्वाइनिंग कर नहीं लेते। तब तक आपके साथ कई सारी चीजें, प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, मेडिकल वगैरह की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और उसके बाद भी आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चलती रहती है। तो ये सारी चीजें तो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा ही। विचार के दायरे से निष्कासन सहित मेरिट स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, भर्ती के किसी भी चरण में दिशा निर्देशों, शर्तों, आवश्यक अर्हताओं को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द करी जा सकती है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है। यदि भी परीक्षा परिणामों की तैयारी में सही पूर्वक सावधानी बरती गई है, लेकिन यहाँ पर त्रुटियां हो सकती हैं जो कि काफी आम हो गई है। रेलवे के लिए, आरआरसी के लिए त्रुटियां काफी आम हो चुकी है, भूल काफी आम हो चुका है। अभी आपने देखा आरआरसी मुंबई में कितनी ज्यादा भूलें हुई हैं। यहाँ पर काफी सारी चीजें अभी हो रही हैं, अभी तक इन्होंने लिस्ट दिया नहीं है, कट ऑफ जारी किया नहीं है और ये डीवी शेड्यूल आ चुका है, वो भी सिर्फ 2 दिन बाद। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से ये लोग इन चीजों को शेड्यूल कर रहे हैं। और काफी ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है जब इस तरीके से अचानक से कोई चीजें सामने आ जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी जो भी साथी लोग हैं प्रयागराज में आपने फॉर्म फिलअप किया था, तो आप सभी लोग का वेलकम है, यहाँ पर आइए और देखते हैं आगे किस तरीके से प्रक्रियाएं चलती हैं। आगे जो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। वीडियो पर बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए। आप सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट जो है आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिलती रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।